Shakespeare Nama, all about the bard. So, the very first quotation, I will wear my heart upon my sleeve. चलिए अभी बताइए, ये जो पहला ही कोटेशन है कि मैं जो है कि बहुत एकदम वर्ड टू वर्ड मीनिंग मत जाइएगा, नहीं तो इतने शेक्सपियर के प्लेज की एक एक वर्ड की मीनिंग कहाँ आप जानेंगे, है ना। तो एक सेंस लेने की कोशिश करिएगा और उसी आधार पे आप लोग बात करिएगा, ठीक है। तो बताइए, और ये एकदम शुरुआती दौर की बात है, एकदम इन द बिगिनिंग की, ठीक है, जिसमें जो है इयागो अपने ये कह लीजिए कि जो अपनी हृदय की फीलिंग है, जो हार्ट की फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस कर रहा है, वो ये बताना चाहता है। इसके बाद की लाइन है, बहुत ही फेमस लाइन है। आप लोग ये पूरा कोटेशन जो है पढ़ने की कोशिश करिएगा। मैं आपको अभी स्पार्क नोट्स पे ये चीज़ शेयर कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग जो है ये देखिए, मैंने सर्च किया था, ये देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है। इसमें कुछ लाइन और भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। वर आई द मोर आई वुड नॉट बी इयागो, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं इसमें। इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ, मतलब ये यहाँ पे अपना एकदम मोटिव क्लियर करते हैं कि ऐसा नहीं है, देखो मैं तो अगर मूर होता तो मैं इयागो कभी नहीं होता, मतलब मैं उसकी तरह तो नहीं हूँ बिल्कुल भी। और इन फॉलोइंग हिम आई फॉलो बट माई सेल्फ, यदि मैं उसको फॉलो कर रहा हूँ तो ये समझ लो मैं अपने आप को फॉलो कर रहा हूँ। तो एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ शुरू से ही देखो इनका बहुत ही क्लियर है। और ये बताना, जब देखो तब ये साइड में आते हैं या रोड्रिगो से बात करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो ये वास्तव में चाहते क्या हैं वो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ इनका पूरा जितना भी दिमाग में चल रहा है बात, वो सब क्लियर हो रहा है। और फिर आगे आइए, और ये वाली जो लाइन है कि इट इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर, देखो सीधे, इट इज़ नॉट लॉन्ग आफ्टर बट आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीप। ये जो आई विल वियर माई हार्ट अपॉन माई स्लीव, जानते क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो जैसा सोचता है वो चीज उसके चेहरे पर दिखने लगे। तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कि द पर्सन इज वेयरिंग हिज हार्ट अपॉन हिज स्लीव। तो ये क्या आगे देखो निगेटिव है, इट इज नॉट लॉन्ग आफ्टर, मतलब ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलने वाला है, बिल्कुल भी नहीं, कि मैं अपने हार्ट को मतलब ओपन करूं, जो चीज मेरे दिमाग में चल रहा है वो मेरे चेहरे पे दिखे, तो ये तो होने ही वाला नहीं है। ठीक है। और फिर उसके बाद की लाइन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम नॉट व्हाट आई एम। तो बिल्कुल मेरे को तो लेके कोई कंफ्यूज ही ना हो, मैं तो बिल्कुल ऐसा पर्सन हूँ, जो मैं दिखता हूँ ही नहीं। तो जो मैं बाहर से दिख रहा हूँ, आउटवर्ड मेरी पर्सनालिटी दिख रही है, या जो ओथेलो को दिखेगी या दिख रही है, वैसा मैं अंदर से बिल्कुल भी नहीं हूँ। और मैं किस तरह से चेंज होता रहूंगा ये तो ओथेलो भी नहीं समझ पाएगा। तो ये शुरू में ही अपनी डिजाइन, अपना प्लान, अपनी पर्सनालिटी को देखिए किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं इन द वेरी फर्स्ट एक्ट। क्लियर है? तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम। ठीक है। तो ये जब भी कैसे इनके कैरेक्टर स्केल्स को लिखा जाएगा या लिखा जाता है, तो फिलहाल आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट नहीं है, तो वहां पे ये लाइन इनके कैरेक्टर को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो ये हो गया, आगे बढ़ते हैं। एक तो बार बार ये पेन चेंज करना पड़ता है ना कोई चीज आप लोग को दिखाने के लिए। एक सेकंड। अब देखिए, तो ये क्लियर है सभी को, इयागो, बहुत सही। अब उसके बाद से किससे बोल रहे हैं? तो रोड्रिगो से, ये भी आप अपने दिमाग में रखना है। ठीक है। आगे दूसरा लाइन आते हैं, इवन नाउ वेरी नाउ एन ओल्ड ब्लैक राइम इज, ये टॉपिंग नहीं, स्पेलिंग में ट्यूपिंग है, TUPPING। ठीक है। तो ये ट्यूपिंग कर लीजिए, TUPPING। एन ओल्ड ब्लैक रैम इज ट्यूपिंग योर वाइट ईव। बताओ भाई ये कौन बोल रहा है? इयागो टू ब्राबेंसियो। बहुत ही निगेटिव सेंस है इस लाइन का। हाँ, तो ट्यूपिंग का मतलब आप लोग इंटरनेट से देख लीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पे जो ब्लैक रैम है, रैम का मतलब होता है शीप। शीप समझते हैं आप लोग? भेड़। ठीक है। और जो शीप की फीमेल होती है उसको बोलते हैं ईव। ठीक है। तो ये फीमेल शीप होती है, ये भी ध्यान दो, ये आप एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है TGT PGT में, एंटोनिम सिनोनिम में, नाउन में। ठीक है। तो अगर आपसे पूछे कि रैम का एंटोनिम क्या है, तो ये भी एक हो गया। और आपसे पूछे कि फेमिनाइन क्या है रैम का, दैट इज ईव। तो ये फीमेल शीप होती हैं। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं ना कि ओल्ड वर्ड यूज किया गया है, यही एकमात्र हमको रेफरेंस मिलता है किसके? ओथेलो के ओल्ड होने का, क्योंकि ओथेलो सीधे सीधे इयागो यहां बोल रहा है ओल्ड ब्लैक रैम इज ट्यूपिंग योर वाइट ईव। अच्छा, ये यहां पे फिर मैं आपको कोटेशन दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत, देखिए जब भी एक लाइन आपको निकाल के दी गई है ना जहां से, वो पूरा ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए यहां पे स्क्रीन पे सभी को दिख रहा है? यस सर। ये देखिए यहां पे क्या है, ये आके बोल रहे हैं जाऊं सर। अच्छा, इसके पहले आगे पीछे की भी लाइन थोड़ा देख लोगे तो बड़ा अच्छा समझ में आएगा। देखो, सबसे पहले ब्राबेंसियो के दरवाजे पे लोग जाके खूब भाई खटखटाते हैं, तो ब्राबेंसियो बाहर आते हैं, कहते व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस टेरिबल समन्स। समन्स मतलब बुलाने का मतलब है। व्हाट इज द मैटर देयर?
ठीक है, तो रोड्रिगो बोलते हैं सिग्नियर मतलब सीनेटर, इज ऑल योर फैमिली विद इन, क्या आपके फैमिली के सभी लोग घर के अंदर हैं, मतलब ये तो इनडायरेक्टली बोल रहे हैं, सीधे नहीं बोल रहे हैं कि वो भग गई है। फिर उसके बाद यागो बोल रहे हैं कि आर योर डोर्स लॉक्ड, क्या आपके डोर्स लॉक्ड हैं, तो ब्राबेंसियो कह रहे हैं व्हाई वेयर फॉर आस्क यू दिस, भाई क्यों आप लोग ये चीजें पूछ रहे हैं, तो अब देखो यागो जवाब दे रहे हैं, तो यागो बोल रहे हैं, अब क्लियरली बता रहे हैं, जाउन जाउन मतलब फॉर गॉड सेक सर, इधर दाहिने तरफ उसकी मीनिंग भी लिखी है, तो यू ऑल कैन रीड एज वेल, फॉर सेम पुट ऑन योर गाउन, ये तो बहुत शर्म की बात है फिलहाल अभी, और आप जल्दी से अपने गाउन को पहन लें, योर हार्ट इज बस्ट, और आपका हार्ट तो समझ लीजिए फट ही गया है, अब कुछ बचा नहीं, यू हैव लॉस्ट हाफ योर सोल, तुमने तो अपनी आधी सोल ही खो दी है, इवन नाउ नाउ वेरी नाउ एन ओल्ड ब्लैक रैम इज ट्यूपिंग योर व्हाइट ईव, बहुत निगेटिव सेंस है, मीनिंग आप देख सकते हैं राइट साइड में, एराइज एराइज अवेक द स्नॉटिंग सिटीजन, स्नॉटिंग आप समझ रहे हैं, जो लोग मतलब सो रहे हैं रात में लंबी लंबी खराटे लेते हुए, उनको जगाइए विद द बेल, घंटी बजा के, और इल्स द डेविल विल, अब ये लाइन तो और इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, जो वो लाइन का मतलब है लगभग उस लाइन इस लाइन का भी वही मतलब है, और इल्स द डेविल विल मेक अ ग्रैंड सायर ऑफ यू, ये देखो कितना निगेटिव सेंस में जा रहा है, ये कह रहा है कि अगर ज्यादा लेट करोगे तो जो डेविल है यानी ओथेलो है, ब्लैक पर्सन है, वो तुम्हें ग्रैंड चिल्ड्रन बना देगा, तो मतलब बहुत ही नेगेटिव सेंस में ओथेलो यहाँ पे यागो बात कर रहे हैं ओथेलो के लिए, और ओथेलो के लिए वर्ड्स कैसे कैसे यूज कर रहे हैं आप सभी देख सकते हैं, क्या सबसे पहला इन्होंने वर्ड यूज किया ब्लैक, क्या ओल्ड ब्लैक रैम, ये याद रखना है, हु सेड ओथेलो ओल्ड ब्लैक रैम, दूसरा यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं डेविल, उसके लिए डेविल वर्ड का यूज कर रहे हैं, ठीक है, द डेविल, तो एक होता है डेविल गुस्से में बोलना, कहते हैं जैसे आपको एक सीन याद होगा जहां पे ओथेलो स्ट्राइक करते हैं किसको, डेस्टिमोना को, तो वहां पे डेविल वर्ड करते हैं, तो एक तो डेविल गुस्से में बोलना होता है, और यहाँ पे डेविल ये सीधे सीधे उसको बोल रहे हैं, उसको नाम दे रहे हैं डेविल, डेविल जैसे कह रहे हैं कि द डेविल विल मेक ग्रैंडसायर ऑफ यू, तो क्लियर है सभी को ये पूरा सीन, एकदम बिगनिंग की बात है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ तीसरा भी बहुत, ये भी इंपॉर्टेंट है, यागो साहब ही मिलेंगे, ये बताओ कौन है, यहाँ पे आप देखिए कि किस तरह क्या व्यू है यागो का, ये थोड़ा देख लो, यागो कह रहा है यू आर पिक्चर्स आउट ऑफ डोर्स, bells in your parlors, wild cats in your kitchens, saints in your injuries, devils being offended, prayers in your house waffry, and housewives in your beds. अब थोड़ा सा इसका मतलब जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, यू आर पिक्चर्स आउट ऑफ डोर्स, यानी ये जो फीमेल होती हैं, देखो भाई ये निगेटिव सेंस है, और जो इसमें लिखा है वो मैं बता रहा हूँ, मेरा कोई अपना ओपिनियन नहीं है और मैं इसके बहुत अगेंस्ट हूँ, यू आर पिक्चर ऑफ आउट ऑफ डोर्स, ये बोलना है कि ये जो फीमेल होती हैं और स्पेशली मीडिया को रिप्रेजेंट करते हो, कि तुम लोग ऐसे होते हो कि जब घर से बाहर निकलते हो तो पिक्चर बन जाते हो, मतलब लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारी फोटो खींचना चाहते हैं आज के सेंस में है, यानी तुम बहुत ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हो, जब बाहर निकलते हो बहुत सच सवर के एकदम बढ़िया से पिक्चर दिखना चाहते हो, ये हर कोई अपने घर में लगा ले, बेल्स इन योर पार्लर्स, ठीक है, लेकिन जब अपने खुद के घर में रहते हो तो हर समय मतलब जैसे ऐसा लगता है घंटी बजाए हुआ, मतलब परेशान किए रहते हो सबको, हैं, और मतलब बाहर रहोगे तो बहुत मजे से, घर में रहोगे तो सबको परेशान करोगे, ठीक है, कोई काम करना नहीं चाहते, वाइल्ड कैट्स इन योर किचन, और जब किचन में रहोगे तो लगेगा जैसे वाइल्ड कैट हो गए हो, जबरदस्ती पकड़ के ला दिया गया है, कोई काम करना नहीं चाहते हो, सेंट इन योर इंजरीज, और जब कभी तुम्हें इंजरी होगी, कभी थोड़ी सी चोट क्या लग जाएगी तो लगेगा कितने बड़े सेंट हो गए हो, इतना ज्यादा दिक्कत हो रहा है तुम्हें, डेविल्स बीइंग ऑफेंडेड, और जब गुस्सा हो जाओ तब तो जैसे डेविल बन जाते हो, छोड़ोगे ही नहीं किसी को, है ना, प्लेयर्स इन योर हाउस वाइफरी, और अपने हाउस वाइफ के काम में तो बिल्कुल प्लेयर्स की तरह काम करते हो, मतलब कोई अच्छे से काम करना है नहीं, एंड हाउस वाइफ्स इन योर बेड, और बेड में हाउस वाइफ की तरह, तो और बहुत ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बाकी यू ऑल कैन सी, ओके, अगर आप लोगों को कोई भी मतलब कोटेशन प्राप्त करना रहा करे पूरे विद एक्सप्लेनेशन, तो आप केवल एक लाइन उसकी पहली लाइन गूगल पे डाल दिया करें और आपको स्पार्क नोट या कोई अच्छा नोट्स उसका मिल जाएगा, ठीक है, तो आप बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन उसका पा जाएंगे, तो क्लियर है सभी को ये भाई बात, कि इससे आपको ये पता चल रहा है कि यागो का जो है फीमेल के प्रति शुरू से ही बहुत निगेटिव अप्रोच रहा है, क्लियर है ना। नेक्स्ट, व्हेन डेविल्स विल ब्लैकेस्ट सिंस पुट ऑन दे डू सजेस्ट एज फर्स्ट विद हेवनली सोच, यागो, और ये यागो का सॉलिलोक्वी है, ठीक है, अकेले में बोलता है, ठीक है, इसको देखते हैं भाई क्या इसका मैंने वो किया है, ये तो वाला था मीडिया से बोलता है, ये है यहाँ पे, ये एक्चुअली पूरी घटनाक्रम को अपने तरीके से व्यक्त कर रहे हैं, है ना, कैसियो को कैसे यूज करेंगे सारी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए लाइन है सबसे लास्ट में, ध्यान दें आप, मैं इसको और ऊपर कर रहा हूं, ये देखिए यहाँ पे, डिविनिटी ऑफ हेल, व्हेन डेविल्स विल बी ब्लैकेस्ट सिंस पुट्स ऑन दे डू सजेस्ट एट फर्स्ट विद हेवनली सोच एज आई डू नाउ, ठीक है, तो इसका मीनिंग यहाँ पे देख लीजिए,
तो ये क्या हो गया, और मीनिंग लग रहा है इसका और ऊपर होगा। आप लोग देख लेना इसको, ठीक है, आप लोग इसको देख लेना, समझ लेना, अगर कोई दिक्कत होगा तो मुझसे पूछना, है ना, क्योंकि मैं सबकी मीनिंग बहुत, देखिए मैं बताऊंगा तो अच्छे से बताऊंगा, नहीं तो फिर ऐसे ऊपर ऊपर से बताने में मुझे मजा नहीं आता। तो आप लोग इसको देख लेना। इफ एनी ऑफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी लेटर। चलिए कुछ तो ये पता चल गया यागो का है। 5 में आ जाएंगे। तो ये ओथेलो से बोल रहा है, लेकिन ये बताओ कि यागो तो खुद चाहता था कि जेलसी हो जाए, जेल मतलब ये इसके अंदर जेलसी की फीलिंग पूरी भर जाए, और ये अपनी वाइफ को जाके मार दे, है ना, कैसियो को मार दे, है? तो ये खुद चाह रहा है ऐसा हो जाए, लेकिन फिर ये क्यों ओथेलो से बोल रहा है, ओ बिवेयर, मतलब बच के रहिए माय लॉर्ड, आप जेलसी से आप बच के रहो। और जेलसी क्या है? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। ये ऐसा मॉन्स्टर है जो ग्रीन आइड मॉन्स्टर होता है, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा बोल रहा है? एक बार मतलब ये खुद चाह रहा है कि सामने वाला जेलस फील करे, और फिर खुद ही कह रहा है नहीं बच के रहो। क्या मतलब हो सकता है? जैसे कई बार हम कहते हैं नहीं ऐसा मत करना। कल ही आप लोग को मैंने बताया था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी बात के लिए बहुत गुस्सा है, और आप उससे ऐसा बोलिए नहीं बेटा, नहीं भाई ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत करिएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, तो वो जानबूझ के वैसा ही करेगा, क्योंकि गुस्से में आदमी जानबूझ के वही चीज करना चाहता है जो उसे ना करने के लिए बोला जाता है। और ये जानबूझ के जो है मतलब ये कहीं ना कहीं उसको भड़का ही रहे हैं ऐसा बोल के, ठीक है, ताकि वो सोचे कि नहीं नहीं ये मैं किसी के कहने पर नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे खुद करना है, मैं खुद समझदार हूँ ये करने के लिए, तो बस, लेकिन करेगा वही। चलिए, हु स्टील्स माई पर्स स्टील थ्रैश। ये कौन बोल रहा है? ये भी यागो ही बोल रहा है, ठीक है। अब आप लोग सर्च करिएगा किस सिचुएशन में कहां बोल रहा है। आगे, कर्स ऑफ मैरिज दैट वी कैन कॉल दिस डेलिकेट क्रिएचर्स आवर्स एंड नॉट देयर एपिटाइट्स। ये ओथेलो बोल रहे हैं, ओथेलो बहुत गुस्से हैं, ठीक है। अब ये नाराज है मैरिज जैसे सिस्टम पे, मतलब ये कह रहे हैं कि मैरिज पे तो बिल्कुल कर्स है। मतलब ये क्या हो जाता है भाई, लोग कहते हैं मैरिज करते हैं, आप एक नई ब्राइड लेके आते हैं, और जो है तो आपका जीवन बढ़िया हो जाता है, लेकिन ये उसके उल्टा बोल रहे हैं, थोड़ा नाराज हैं। वी कैन कॉल दीज डेलिकेट क्रिएचर्स आवर। क्या हम इन डेलिकेट क्रिएचर्स को आवर अपना बोल सकते हैं? ये लोग तो मतलब इधर उधर इनका अफेयर चलता रहता है ना, तो ठीक है, मतलब ये कहीं ना कहीं अगेंस्ट में है, और डेस्टिमोना के कैरेक्टर को सोचते हुए बोलते हैं। 8 पे आइए, बताइए। ये मैं कल ही बता चुका हूँ, बहुत सी चीजें तो कल बात हो चुकी है। इमिलिया बोल रही है किससे? अच्छा, अब मैं यहाँ पे सीन जानना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिलिया टू डेस्टिमोना, ये बताओ इमिलिया डेस्टिमोना से बोलती है, कब बोलती है, किस सिचुएशन में बोलती है, और ये वास्तव में इमिलिया का रिएक्शन है किसके प्रति? जल्दी से बताइए, फास्ट। तो डेस्टिमोना ये बोलती कि मैंने तो ओथेलो का ऐसा कभी भी रूप देखा नहीं है, और लग रहा है उस हैंडकरचीफ में जरूर मैजिक था। तो ये बोलती है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, और ये अपनी एक्सप्लेनेशन देती है, और ये बताती है कि ओथेलो अनफेथफुल है, ठीक है। जैसे अभी यागो वहाँ फीमेल के लिए बोलते हैं, वैसे ये बोल रही हैं, और इसका मतलब आप सभी को मालूम होगा, मैं फिर भी एक बार जल्दी से इसको रीड कर रहा हूँ। इट इज नॉट अ ईयर और टू शोज अस अ मैन। ये केवल 1 साल या 2 साल बड़ी मुश्किल से बीतता है हमें, जो मानव है, मानव का मतलब जो मेल प्रजाति है, उसकी औकात हमें समझ में आ जाती है, वो अपनी औकात दिखा देते हैं। वो क्या औकात है उनका? कि वो अनफेथफुल होते हैं। दे आर ऑल बस स्टोमक्स, और वो एक तरह से जो मेल है वो स्टोमक्स की तरह होते हैं, एंड वी ऑल बट फूड, और हम जो फीमेल हैं उनके फूड की तरह हैं, ठीक है। दे ईट अस हंगरली, और वो हमें हंगरी जब रहते हैं तो खा लेते हैं, एंड व्हेन दे आर फुल दे बेल्च अस, और जब उनका पेट फुल रहता है तो हमें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो उन्हें सिर्फ अपने काम से हम लोगों से मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। तो बहुत ही निगेटिव सेंस है ये भी। आप लोग इसे मीनिंग तो आप लोग, मैं ऊपर सतही मीनिंग बता रहा हूँ, बाकी यू कैन रीड एंड यू कैन अंडरस्टैंड द इनर मीनिंग। चलिए कुछ 9 में देखिए भाई। सी वाज अ फॉल्स एज वाटर। ये बताओ कौन बोलता है, किससे बोलता है, कब बोलता है? कब बोलता है वो तो पता है, 8 5 सीन 2। कौन बोलता है भाई? ओथेलो टू इमिलिया। कब बोलता है ये समझ लो, मैं बता रहा हूँ। होता क्या है कि ओथेलो किसको? डेस्टिमोना को मतलब ये समझ लो वो सीन है जिस समय वो इसको स्मोदर कर चुका है, मतलब पिलो की हेल्प से वो डेस्टिमोना को स्मोदर कर देता है, और अभी जब स्मोदरिंग कर ही रहा होता है तभी इमिलिया दरवाजे पे आती है, वो बजाती है, मतलब दरवाजे को खटखटाती है। तो ये ओथेलो जो है स्मोदरिंग अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं रहते हैं कि मर चुके हैं, लेकिन इनको दरवाजे पे जाना जरूरी रहता है, तो ये कर्टेन क्लोज करके चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो इमिलिया जो है वो बात करते करते अंदर आ जाती है, और तभी वो अचानक हल्की सी आवाज सुनती है पर्दे के पीछे से, किसकी? डेस्टिमोना की, ठीक है। तो अब उसके बाद से फिर वो क्लियर हो जाता है, पर्दे को हटाती है और देखती है कि डेस्टिमोना एकदम जो है एकदम डेथ अब होने ही वाला है उसका, ठीक है। तो उस समय जो है ये जब फिर तुरंत उसकी डेथ हो जाएगी डेस्टिमोना की, तो ये बहुत ज्यादा नाराज होगी और ये पूछेगी भाई आपने डेस्टिमोना को क्यों मारा? तो ये फिर ओथेलो सारा रीजन देंगे और बताएंगे कि सी वाज फॉल्स एज वाटर, वो बिल्कुल वाटर की तरह फॉल्स थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर की तरह फॉल्स होने का क्या मतलब हुआ? एनीवन, इसका मतलब यह हुआ कि जिस व्यक्ति का नेचर बार बार चेंज होता रहता है, पानी जो है जैसे अपने नेचर को बार बार चेंज करता रहता है, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही वो थी, और उसने नेचर को चेंज किया, उसने मुझे धोखा दिया, कभी मुझसे प्यार का नाटक किया, फिर बाद में उसका नाटक किसी और के साथ था, ठीक है। तो ये चीजें उन्होंने बोला, तो वाटर से तुलना किया है डेस्टिमोना को, सिमली है यहाँ पर, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं फिर चूंकि अब यहाँ पे एक मुझे बहुत इंपॉर्टेंट रेफरेंस याद आ गया और ये मैं आप सभी से फिर जानना चाहूंगा कि जब वो इमिलिया आती है और इमिलिया आती है, आप सभी को एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि इमिलिया के डेथ के समय कौन दो लोग रहते हैं वहां पे, ठीक है, जब इमिलिया एकदम मर रही होती है, तो बताओ कौन से दो लोग रहते हैं वहां पे, इमिलिया एंड ओथेलो। लेकिन अब मेरा ये क्वेश्चन है डेस्डिमोना भी है, जब डेस्डिमोना मर रही है तो डेस्डिमोना भी है और ओथेलो भी है और इमिलिया भी है। अब क्लियर है सभी को? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन मेरा ये है कि डेस्डिमोना मरने से पहले 3 स्टेटमेंट कौन बोलती है? कल की क्लास में मैं बता चुका हूं और आज मैं चाहता हूं आपका जवाब और देखता हूं कौन बता पा रहा है। जल्दी जल्दी मुझे बताइए। तो आप ऐसे, मैंने आपको ट्रिक बताया था कि सिंपल सा, पहला वाले में क्या होगा, फाल्सली मर्डर्ड, दूसरे वाले में आई डाई लाइन मिलेगी और तीसरे वाले में फेयरवेल मिलेगा। बस इतना ध्यान रखो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। तो मतलब थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है फाल्सली मर्डर्ड, सेकंड लास्ट स्टेटमेंट है आई डाई और थर्ड लास्ट स्टेटमेंट में फेयरवेल है। बस क्लियर है सभी को? इसे भूलना नहीं है। चलो अब सबसे लास्ट वाला आते हैं। आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। बोलो ये कौन बोल रहा है? डेस्टिमोना तो मर चुकी है, इसका मतलब ये डेड डेस्टिमोना से बोल रहे हैं, ठीक है। मरने के बाद भी तो लोग बात करते हैं, सॉलिलोक्वी नहीं है क्योंकि वहां और लोग भी हैं, है ना। तो ये एसाइड बोल सकती हो, एसाइड भी नहीं है, ये सबके सामने बोल के ही बोल रहे हैं, है ना। तो ये एकदम फ्रंट पे हो रहा है। ये डेस्टिमोना जो है डेथ हो चुकी है, इनको पता चल चुका है कि डेस्टिमोना को मैंने मतलब गिल्टलेस थी, मार दिया किसके भड़काने की वजह से, यागो के भड़काने की वजह से। इमिलिया सब कुछ बता चुकी है, अब सब कुछ क्लियर है। तो अब देखिए आपको मैं एक सीन बताता हूँ, ये बहुत ध्यान रखना है। जब ओथेलो एंटर करते हैं सीन एक्ट 5 सीन 2 में डेस्टिमोना को मारने के लिए, तो उस समय डेस्टिमोना क्या कर रही थी? जल्दी से बताइए, फास्ट। अभी सो रही हैं, तो ये उनको देखते हैं, उनकी खूबसूरती को बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं मारूं, मतलब ये तो इनके मन में नहीं डाउट रहता मारूं कि ना मारूं, लेकिन ये सोचते हैं कि क्या इतनी सुंदर जो लोग हैं, क्या ये लोग धोखा दे सकते हैं? एक लाइन भी है, एक मिनट, वो लाइन भी मैं बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एक लाइन है, मैं नोट कर रहा हूं। एक लाइन बोलते हैं कि सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो स्वीट वाज नेवर, लिख लीजिए आप लोग, नेवर सो फैटल। मतलब इतनी सुंदर, इतनी प्यारी जो दिखता हो, इसके पहले तो मैंने इतना ज्यादा, जो इतना प्यारा, इतना सुंदर हो, उसको इतना फैटल नहीं देखा है, यानी इतना खतरनाक नहीं देखा जो ऐसे काम कर सकता है जैसा कि डेस्टिमोना ने किया है, ठीक है। ये एक्ट 5 सीन 2 की बात है। जो व्यक्ति इतना ज्यादा सुंदर है, वो इतना ज्यादा डिसीटफुल हो सकता है, ये कभी मतलब ओथेलो सोच भी नहीं सकते थे। क्योंकि ओथेलो आप सभी को पता है ब्लैक है, तो ये बहुत ही खूबसूरती को निहारते हैं और तरह तरह की बातें सोचते हैं, लेकिन कभी इनके दिमाग में नहीं आता है कि मैं इसको नहीं मारूंगा, क्योंकि ये हैमलेट नहीं है। इनको पूरा एक बार यागो और इन्होंने खुद को, जो भी इनको पता चल चुका है, उसके आधार पे कंफर्म हो चुके हैं, यस डेस्टिमोना इज ट्रेचरस, शी इज डिसीटफुल एंड शी हैज टू बी मर्डर्ड। एकदम ये क्लियर मन बना चुके हैं। अगर यहाँ पे हैमलेट रहते, जैसा कि मैंने आप सभी को पहले भी बताया है कि तो हैमलेट अगर प्ले इन द प्ले जैसे करते हैं, अगर ये भी करते कि नहीं मुझे और एक बार चेक करना है, तो शायद डेस्टिमोना की जान बच जाती, लेकिन ये ऐसा नहीं करते। अब क्लियर है सभी को? तो अब देखो ये करते क्या है। अभी डेस्टिमोना जगी नहीं है और ये उसको किस करते हैं, कहते हैं कि देखो मारने से पहले कम से कम एक बार तुमको, अंतिम बार मैं किस कर लूं। तो ये उसको किस करते हैं और जब अब डेस्टिमोना को आपको पता है मार चुके हैं, तो इसीलिए लाइन बोल रहे हैं। अब इस लाइन को शायद आप समझ पाओ कि आई किस्ड दी एर आई किल्ड दी, यानी मैंने तुमको किस किया कब? जब मैंने तुमको मारा उसके पहले, यानी तुमको मारने से पहले मैंने तुमको किस किया था। नो वे बट दिस किलिंग माई सेल्फ टू डाई अपॉन अ किस। और इसलिए अब मैं अपने आप को मारने जा रहा हूं, लेकिन अब अपने आप को मैं कब मारूंगा? तुम्हें किस करने के बाद, ठीक है। तो उसको फिर किस करते हैं और फिर अपने आप को स्टैब कर लेते हैं। क्लियर है सभी को? सीन समझ में आ रहा है? अब मुझे एक लाइन आप सभी से फिर जानना है, वो ये जानना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कल बताया था, बहुत बढ़िया से बताया था, और ये जरूर जानिए आप कि जब ये ओथेलो डेस्टिमोना को मारने जाते हैं, ठीक है, तो ये मुझे बता दो कि डेस्टिमोना जग जाती है और जगने के बाद से ओथेलो इसके ऊपर ढेर सारे इल्जाम लगाते हैं कि चलो अब तो तुम मरने जा रही हो, तो कम से कम अब अपनी सच्चाई स्वीकार कर लो। लेकिन वो तो गलती की नहीं रहती है, तो कैसे स्वीकार है? तो ओथेलो से डेस्टिमोना क्या क्या रिक्वेस्ट करती हैं? सबसे पहले मर्सी के लिए बोलेगी कि मतलब मुझे छोड़ ही दो, हैव मर्सी ऑन मी। मतलब उसे लगता है शायद मैं ऐसा बोलूंगी तो छोड़ देगा मेरे को, लेकिन वो समझ गई कि ये तो मर्सी दिखाने वाला नहीं है। तब अगला स्टेटमेंट क्या आएगा? बेनिश मी, हाँ, किल मी टुमारो, बहुत सही, किल मी टुमारो, ठीक है। फिर उसके बाद गिव मी हाफ एन आवर, हाँ बस। ये एकदम याद रखो भाई, ये एकदम टेस्ट की लाइन मैंने आपको दिखा के बताया था, है ना। तो अब क्या होगा, ये 4 चीजें याद रखना आप, ठीक है। ये बोलती है और इसमें 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सब में तो मर्सी है ही। तो अगर ये 3 न दे तो ये ऑप्शन होगा हैव मर्सी ऑन मी, और अगर ज्यादा डिटेल माइन्यूट पूछना चाहेगा तो इसमें से पूछ सकता है। देखिए एक बात ध्यान रखिए सोनिया जी, और हम सभी लोग ध्यान रखें कि जब आप शेक्सपियर के प्ले को पढ़ रहे हैं तो यू आर आल्सो एन क्रिटिक।
आप भी एक क्रिटिक हैं, आप अपने आप को क्रिटिक ही समझिए, तब शेक्सपियर के प्ले को वास्तव में पढ़ने का मजा आएगा। और अपने खुद जजमेंट दीजिए, अपने खुद समझिए चीज़ों को, तो ज़्यादा मजा आएगा शेक्सपियर के प्ले को पढ़ने का। क्योंकि आपको पता है शेक्सपियर को जितने भी विद्वानों ने पढ़ा है, उन्होंने शेक्सपियर के हर ड्रामा पे, जिस पे पढ़ा उस पर अपने कमेंट दिए हैं, ठीक है। और हर किसी का अपने तरह सोचना है। और आप सभी को अब इससे ज्यादा क्या बताना कि एक बहुत बड़े ड्रामाटिस्ट थे, फेमस थे उस समय, शेक्सपियर के ही समय, और उन्होंने नाहुम टेट ने क्या किया, उन्होंने तो शेक्सपियर की एंडिंग ही बदल दी। तो ये तो हमारा सोचना है भाई, हम भी अपने तरीके से सोचे तभी तो हमें याद होगा। अच्छा, अब चलो सबसे फेमस लाइन है पूरे प्ले में, ठीक है, और जिसे याद रखना चाहिए आपको एकदम बाय हार्ट, वो ये वाली लाइन है, ठीक है। इसको आप लोग, ये ओथेलो मरने से पहले अपना अंतिम स्टेटमेंट है ओथेलो का, उसके लास्ट वर्ड है, ठीक है। तो इसको प्लीज आप लोग दिल लगा के, मन लगा के जरूर पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, ये पढ़ोगे तो आपको ओथेलो क्या सोचता है अंत में, सारी चीजें आपको इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट से याद हो जाएगी। और इसकी एक दो लाइन जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बस बता दे रहा हूँ। जैसे ये मैं पहले भी क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुका हूँ। ये लाइन देखिए, ऑफ वन दैट लव्ड नॉट वाइसली बट टू वेल। तो ये एक्चुअली उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं जो वहां पे लोग रहते हैं, कौन, मोन्टेनो, ग्रेशियानो, कैशियो, ठीक है, उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि देन मस्ट यू स्पीक, जब भी मेरे बारे में बात हो तो प्लीज आप लोग मेरे बारे में ये बात करना, ये कहना लोगों से कि मैं एक ऐसा पर्सन था जिसने लव्ड, प्यार तो बहुत किया, ठीक है, जिसने बस प्यार में अपना दिमाग नहीं लगाया, नहीं तो प्यार करने की बात करो तो उसने बहुत ही अच्छे से किया है, इसमें कोई कमी नहीं रही, मेरे लव में कोई कमी नहीं थी। ये कभी मत मेरे ऊपर आरोप लगाना कि मेरे लव में कमी थी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात यहाँ बोलते हैं, और भी बहुत सी चीजें यहाँ पे ये बोलते हैं, तो ये सब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग इसे, पूरा स्टेटमेंट है, थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिएगा। ये एक लाइन और मैं बता दे रहा हूं ताकि आप जानो, ये अपने ट्राइब को लेकर भी थोड़ा सा वो रहते हैं, ये भी लाइन ध्यान दो। ऑफ वन नॉट इजिली जेलस बट बीइंग रॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ये यहाँ पे ये कहना चाहते कि मैं बहुत इजिली जेलस नहीं होता, वास्तव में मुझे ऐसा किया गया, ऐसा बनाया गया, किसके द्वारा, मतलब यागो का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि देखो मैं शुरू से जेलस नहीं था, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन मुझे ऐसी सिचुएशन में डाल दिया गया, ऐसा बना दिया गया कि मैं इतना जेलस हो गया। और वास्तव में ये जो मैंने काम किया है, यानी डेस्टिमोना को मारा है, ऐसे नहीं मारा है, परप्लेक्स्ड इन द एक्सट्रीम, जब एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन पहुंच गई, ठीक है, जब मुझे लगा कि नहीं ये बहुत हाईएस्ट जो है ट्रेजरी की लिमिट पार कर चुका है, ठीक है, जो सिचुएशन है, तब जाके मैंने डेस्टिमोना को मारा है। तो इसमें मेरा बहुत ज्यादा दोष नहीं है, बल्कि ये यागो का गड़बड़ी है। तो यहाँ कहीं ना कहीं ये अपने आप को बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि मेरा उतना दोष नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा इस चीज के लिए ना याद किया जाए कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, मर्डर कर दी, मुझे इसलिए याद किया जाए कि मैंने अपनी पत्नी को बहुत प्यार किया, ठीक है, लेकिन दिमाग नहीं लगाया और किसी के भड़कावे में आकर किसी ने मुझे इतना ज्यादा टार्चर और इस तरीके से मुझे वो कर दिया कि मैंने अपनी पत्नी को मार दिया। तो इट इज नॉट माई फॉल्ट, इट इज फॉल्ट ऑफ समवन एल्स। दूसरी बात, लाइक द बेस इंडियन थ्रू अ पर्ल अवे रिचर देन ऑल हिज ट्राइब ऑफ वन हुज सबड्यूड आइज अल्बिएट अनयूज्ड टू मेल्टिंग मूड। देखिए इस पूरे का मतलब आप ध्यान देना, यहाँ ट्राइब की बात किए हैं ये, तो बस ये ध्यान देना कि ये बस ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग मुझे मेरे ट्राइब के निगेटिव रिप्रेजेंटेटिव रूप के रूप में मत जानिएगा। मतलब मैं ब्लैक मूर हूं, मैं मूर प्रजाति का हूं, तो आप लोग मुझे कभी उस गलत सेंस में मत देखिएगा, बल्कि आप मुझे इस रूप में देखिएगा कि मैंने, मेरे पास जितना भी था, मैंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, जितनी की मेरी पूरी ट्राइब मिलकर कर सकती थी, उतना मैंने अकेले वेनिस के लिए किया है। तो प्लीज आप मेरे कार्यों को देखिएगा, मैंने तो वेनिस के लिए किया है, ना कि मेरे ट्राइब को देख के और मेरे ऊपर इस तरह की अलग अलग उल्टा सीधा बातें हो जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आप सभी लोग, इसे पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन जो मेन चीजें थी मैंने बता दी है। क्लियर है सभी को? तो ओथेलो पे भी हमें लास्ट में दया आती है भाई, है ना, तो थोड़ा सा जो है बताइए, उससे जब रियलाइज होता है कि मैंने कितना गलत काम किया, हालांकि उसमें उसका दोष बहुत कम रहता है, लेकिन अब क्या किया जाए, है ना, गलती तो हुई है भाई। लाइन लिख लीजिए, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, अगर आप मुझे कोई बता सकते हो कहां का है तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। यागो इज मोस्ट ऑनेस्ट, कौन बोलता है? बिल्कुल, जब भी मोस्ट ऑनेस्ट की बात हो बिल्कुल डाउट में मत रहना, ओथेलो ने बोला है पूरे प्ले में, जब भी मोस्ट ऑनेस्ट की बात हो। कब बोला है? एक्ट 2 सीन 3 में बोला है ये लाइन, ठीक है। और बता रहा हूं, ग्रीन आइड मॉन्स्टर आप सभी को मालूम ही है, इसमें कोई डाउट है नहीं। एक और लाइन है जो इंपॉर्टेंट है, सम ब्लडी, नोट कर लें आप चाहे तो, सम ब्लडी पैसन शेक्स योर वेरी फ्रेम, बता सकते हो कौन बोला है? योर वेरी फ्रेम। ये यागो नहीं बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं? ये ओथेलो बोल रहे हैं। और ये कब बोल रहे हैं ये जान लो, ये बोल रहे हैं एक्ट 5 सीन 2 में, कब? जब डेस्टिमोना को मारने जाते हैं, ठीक है। ये क्या है आपको पता ना, ब्लडी पैशन का मतलब क्या है? ओथेलो इस समय ब्लडी पैशन में, ब्लडी पैशन क्या है? टू किल डेस्टिमोना।
तो ये कहते हैं कि मैं वास्तव में डेस्टिमोना को मारना नहीं चाहता हूं, लेकिन ऐसी सिचुएशन ही क्रिएट हो गई है कि मुझे मारना पड़ रहा है, ठीक है। और ये जो ब्लडी पैसन है, इस तरह का जब पैसन आ जाता है तो आपकी पूरे फ्रेम को हिला के रख देता है। मारने समय मुझे बहुत मजा नहीं आ रहा है। आई माई सेल्फ इज वेरी मच डिटोरिएटेड। मैं खुद अपने आप में बहुत ज्यादा टूटा हुआ हूँ, ठीक है, डेस्टिमोना को मारते हुए। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अब आपके एग्जाम के कुछ क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं, मैं उन पे डिस्कशन करना चाहता हूं। और जल्दी से, मुश्किल से 6 क्वेश्चन आए हैं, मैं जल्दी जल्दी उन्हें पढ़ रहा हूं और आप लोग अभी जितना पढ़े हैं उसके आधार पे उसके आंसर देंगे। और 2 कोटेशन भी आए हैं जिनको मैं इनके साथ ही जो है बता दूंगा, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है, ये नेट का क्वेश्चन है, लेकिन इसे आप सुने और मुझे लगता है कि आप सभी जरूर बताएंगे, क्योंकि आप लोग को मैं इतने डीप में, इतने डिटेल में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी बताओगे। एक सेकेंड इसे लिख लेते हैं कि क्या है ये जो हम करने जा रहे हैं। तो ये टीजीटी पीजीटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टीजीटी पीजीटी और नेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन ओथेलो। तो चलो मेरे को बताओ, सबसे पहला क्वेश्चन जो नेट एग्जाम में आया है, देखता हूं कौन बताता है। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड द रीजन गिवन फॉर इट, चूज द राइट रिस्पॉन्स, ठीक है। 2 आपको स्टेटमेंट मिलेंगे, एक होगा असर्शन, यानी एक में कोई बात कही गई होगी, और दूसरा उसका तर्क होगा कि इसके पीछे ये तर्क है। आपको ये बताना है कि जो बात कही गई है उसका वो तर्क सही है कि नहीं है, ठीक है। तो स्टेटमेंट क्या है, ए है, और जो तर्क है वो है आर। क्लियर है। तो आप देखो स्टेटमेंट क्या है, ए है, और जो तर्क है वो है आर है, ठीक है, जो रीजन है। अब स्टेटमेंट देखो क्या है, स्टेटमेंट है ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, स्पेलिंग देख लेना, ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना। फिर उसके बाद से जो इसका रीजन दिया गया है वो है बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी, बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड, एक तो मुझे लिखने को, इनफिडेलिटी। अब मैं ऑप्शन बोल रहा हूं, बताओ। डेस्टिमोना का डी कैपिटल रहेगा, ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन है। तो मैं आपके सामने असर्शन है कि ओथेलो किल्ड डेस्टिमोना, रीजन है बिकॉज डेस्टिमोना कमिटेड इनफिडेलिटी। अब आपके सामने 4 ऑप्शन क्या है, मैं बोल रहा हूं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्या ये सही है? इसका सी ऑप्शन है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो दैट विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये स्टेटमेंट सही है, असर्शन सही है, लेकिन जो रीजन है वो गलत दिया है ना। चलिए बहुत सही है। कीप अप योर ब्राइट, सोच लो, योर ब्राइट शॉर्ट्स, अपने ब्राइट शॉर्ट्स को जो है भाई उठा लो, फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, फॉर द ड्यू विल रस्ट देम। बस अब एंड होने वाला है क्लास, तो पेशेंस रखें। बहुत सही, मनोज शुक्ला जी बड़ी मेहनत कर दिए भाई। गुड सिग्नियर, अच्छा एक वर्ड था, अगर इसको बस आप पा लेते ना तो समझ जाते। गुड सिग्नियर, गुड सिग्नियर, यू शैल मोर कमांड विद ईयर, यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स, बस इतना ही ध्यान देते हैं, ठीक है। तो आप सभी को क्लियर है ना, यहाँ सिग्नियर वर्ड है, सिग्नियर मतलब सीनेटर, ठीक है। तो सीनेटर की अगर बात होगी तो पूरे प्ले में आपको कौन सीनेटर दिखाई देते हैं? ब्रा बेंसियो। तो सीधी सी बात है, ये बात ब्रा बेंसियो से कही गई है। और किसने कहा होगा? ये बात जो है यागो ने तो नहीं कही है, यागो को आपको पता है ना, वो तो केवल भड़काने गए थे। तो ये बात ओथेलो ने कही है, अगर आप थोड़ा अपना तर्क का यूज करें तो। और ये वास्तव में कब कहा है ये भी जान लो। ये होता क्या है कि जब यागो भड़का देता है कि तुम्हारी बेटी को भगा के ले गया है कौन? मूर। तो ये जाते हैं अपने सैनिकों के साथ, लोगों के साथ, इनको बंदी बनाने के लिए, ठीक है। और तब वहां पे ये बात बोलते हैं कौन? ओथेलो, ठीक है, इनसे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? बहुत इजी है। अच्छा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये क्रिटिसिज्म का क्वेश्चन है, लेकिन मैं अभी बता दे रहा हूं, बाद में एक्सप्लेन इसको और बाद में करूंगा। हु हैज बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैग्निटी, ये जो टर्म यूज किया गया है क्रिटिसिज्म का टर्म है, और मैं लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान देंगे स्क्रीन पे, मोटिवलेस मैलिग्निटी। मैलिग्निटी का मतलब आप सबको मालूम है? एनीवन कोई बता सकता है? मैलिग्निटी का मतलब होता है इंटेंस इल विल, मतलब किसी के प्रति जब बहुत ज्यादा, सॉरी इंटेंस की स्पेलिंग यहां ये होगा, इंटेंस इल विल, इल विल यानी जब किसी के प्रति बहुत बुरी भावना आपके मन में हो तो उसी को बोलते हैं मैलिग्निटी, ठीक है। तो ये क्या थे, बहुत ज्यादा इंटेंस इल विल दिख रही है किसकी? यागो की ओथेलो के प्रति, ठीक है। तो इस चीज को मोटिवलेस बताया गया है, ठीक है। इस बहुत सही, कॉलेज ने, एसटी कॉलेज ने बोला है यागो के लिए, तो याद रखिएगा ये।
तो मैलिग्निटी का और मतलब क्या होता है, विशिंग इविल टू अदर, यानी जब किसी व्यक्ति का आप इविल चाहते हैं, ठीक है, बहुत बुरा चाहते हैं, बहुत दिल में एकदम इच्छा हो कि ये बर्बाद हो जाए एकदम, जैसा कि यागो ओथेलो के प्रति है, तो उसको मैलिग्निटी, ठीक है, तो मोटिवलेस मैलिग्निटी बोला गया है। क्लियर है सभी को? तो भाई ये बहुत दुख की बात है कि ओथेलो से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है ना, लेकिन हम लोग इस बार आशा कर रहे हैं कि ओथेलो से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और चाहे जैसा क्वेश्चन पूछा जाए हम उसके लिए एकदम तैयार रहेंगे, ठीक है, क्योंकि शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज है और हम इसको बिल्कुल भी हल्के में ले नहीं सकते थे, तो इसलिए मैंने जितना डीप हो सकता था उसको पढ़ाने की कोशिश की। और सबसे बड़ी चीज थी ना कि इस प्ले को लोग बहुत हल्के में लेते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि हम इस प्ले को हल्के में नहीं लेंगे, थोड़ा हम डीप लेंगे। और देखिए आप सभी को बहुत लोगों को रियलाइज हुआ होगा कि बहुत से क्वेश्चन मैंने पूछे, उनके आंसर आपने गलत बताया, क्योंकि आपको माइंड में बस छोटा सा एक सरफेस और एक मतलब बहुत कम शब्दों में आप इसकी मीनिंग मतलब पूरे प्ले की स्टोरी जानते थे, लेकिन जब डीप लेवल पे जाते हैं तो फिर मैटर कुछ और है। और कुछ भाई शेक्सपियर का ग्रेट ट्रेजेडी है, तो इतना आसान तो होगा नहीं कि आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन के जवाब देंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा था और मुझे अच्छा लगा, और मुझे लगा आप सभी को भी बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे पढ़ा के अच्छा लगा ओथेलो को, क्योंकि मैंने ओथेलो के टेक्स्ट को पहली बार इतने डिटेल में पढ़ा, और आप सभी को भी मेरे ख्याल से अच्छा लगा होगा, क्योंकि ओथेलो की क्लास शायद आप लोगों ने इसके पहले इतनी अच्छी नहीं ली होगी। कोई कोटेशन पूछ ले, है कि नहीं, कुछ भी पूछ ले, यू आर इन द कंडीशन ऑफ गिविंग ऑल द आंसर्स।